दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 1976 की सबसे डार्क और आइकॉनिक फिल्म टैक्सी ड्राइवर। एक ऐसी कहानी जो एक आदमी की धीरे धीरे टूटती मानसिकता को दिखाती है। एक ऐसा शहर जो हर रात गंदगी, अपराध और भ्रष्टाचार में डूबता जा रहा है, और एक ऐसा टैक्सी ड्राइवर जो इस शहर को साफ करने के लिए खुद को एक हथियार बना लेता है। फिल्म की शुरुआत होती है ट्रेविस विकल से। 26 साल का एक नौजवान जो वियतनाम युद्ध से लौट चुका है। वह न्यूयॉर्क में रहता है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल खाली सी है। नींद नहीं आती, किसी से बात नहीं होती और खुद को शहर से पूरी तरह कटा हुआ महसूस करता है। इसी अकेलेपन से बचने के लिए वो रात की शिफ्ट में टैक्सी ड्राइवर की नौकरी पकड़ लेता है। रात रात भर ड्राइव करते हुए ट्रेविस न्यूयॉर्क की अंधेरी सड़कों पर घूमता है। अपराधी, ड्रग्स, वेश्यावृत्ति, हिंसा, उसे शहर की हर चीज गंदी लगती है। वह यह सब देखकर धीरे धीरे अंदर से चिढ़ और नफरत महसूस करने लगता है। ट्रेविस की डायरी में उसकी सोच झलकती है। वह चाहता है कि कोई बारिश आए और इस गंदगी को साफ कर दे। इसी बीच ट्रेविस की नजर एक सुंदर, शांत, साफ सुथरी और समझदार लड़की पर पड़ती है, बेट्सी। बेट्सी एक राजनीतिक कैंपेन ऑफिस में काम करती है और ट्रेविस उसे पहली बार वहीं देखता है। वह तुरंत ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि वह इस गंदे शहर में उसे एक साफ और अच्छी इंसान लगती है। ट्रेविस कई दिनों तक दूर से उसे देखता रहता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। आखिरकार एक दिन वह ऑफिस के अंदर चला आता है और बहुत सादगी के साथ उससे बात करता है। बेट्सी उसकी हिम्मत और ईमानदारी से थोड़ा प्रभावित होती है और उससे कॉफी पर मिलने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिनों बाद वे दोनों साथ में कॉफी पीने जाते हैं। बातचीत ज्यादा नहीं होती, पर ट्रेविस को पहला अच्छा इंसानी संपर्क महसूस होता है, शायद लंबे समय बाद। बेट्सी भी उसे थोड़ा रहस्यमय और दिलचस्प मानती है। ट्रेविस उसे फिर से मिलने के लिए कहता है और बेट्सी हाँ कह देती है। इधर दूसरी तरफ ट्रेविस का अकेलापन और बेचैनी बढ़ती जा रही है। वह दिन रात शहर की गंदगी देखकर मन में एक तरह का गुस्सा पालने लगता है। वह खुद को इस शहर को साफ करने वाला व्यक्ति समझने लगता है, लेकिन अभी उसे रास्ता नहीं मिला है। ट्रेविस बेट्सी को फिर मिलने के लिए जाता है। इस बार वो उसे एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल थिएटर में फिल्म दिखाने ले जाता है, लेकिन समस्या यह है कि यह थिएटर एडल्ट फिल्में दिखाता है और ट्रेविस को लगता है कि यह साधारण चीज है। बेट्सी इससे बहुत असहज हो जाती है। कुछ देर बैठने के बाद वह गुस्से से बाहर निकल जाती है। वह ट्रेविस से कहती है कि उसने उसे बहुत गलत जगह ला करके बैठाया है। ट्रेविस शर्मिंदा तो है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसने क्या गलत किया। ट्रेविस बार बार उससे मिलने की कोशिश करता है, फोन करता है, लेकिन बेट्सी पूरी तरह उसे इग्नोर कर देती है। यह रिजेक्शन ट्रेविस के अंदर का अंधेरा और बढ़ा देता है। अब ट्रेविस अपने आसपास की हर चीज से और ज्यादा चिढ़ने लगता है। रात रात भर अपराध देखकर उसका मन भड़क जाता है। वह बार बार कहता है कि शहर को साफ करने की जरूरत है। उसकी डायरी की लिखावट भी और गहरी और हिंसक होने लगती है। ट्रेविस को ऐसा लगता है कि अब वह सिर्फ देख नहीं सकता, उसे कुछ करना पड़ेगा। एक रात ट्रेविस की टैक्सी में अचानक एक 12-13 साल की लड़की आयरिस आती है। वह घबराई हुई होती है और भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी उसका पिम्प सपोर्ट उसे रोक लेता है और ट्रेविस को एक $20 का नोट पकड़ाकर कहता है कि यह मामला भूल जाना। ट्रेविस कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उस लड़की की आंखों में डर देखकर उसे एहसास होता है कि वह किसी गलत चीज में फंसी है। यही वो पल है जहां ट्रेविस के मन में शहर को साफ करने की चाह और मजबूत हो जाती है। धीरे धीरे ट्रेविस के मन में एक खतरनाक विचार बसने लगता है। उसे लगता है कि अब हिंसा के जरिए ही बदलाव आएगा। वह एक गन डीलर के पास जाता है और 44 मैग्नम, 38 रिवॉल्वर और कई तरह के हथियार खरीदता है। वह घर में घंटों हथियार की प्रैक्टिस करता है। आईने के सामने खड़ा होकर अपने रिवॉल्वर निकालने की स्पीड चेक करता है। यही वो मशहूर लाइन बोलता है, यू आर टॉकिंग टू मी। यह दर्शाता है कि उसका दिमाग अब सामान्य नहीं रहा। वह अपने अंदर एक अलग ही व्यक्ति बना रहा है, एक विजिलेंट। ट्रेविस कई बार बेट्सी के ऑफिस के बाहर जाता है
और वहीं से उसे बेट्सी के बॉस सेनेटर पैलेंटाइन से भी सामना होता है। शुरू में ट्रेविस उसे अच्छे से बात करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी राजनीति बातें ट्रेविस को नकली लगने लगती है। ट्रेविस को लगता है कि ये नेता भी शहर की गंदगी साफ नहीं करेंगे। उसके मन में पैलेंटाइन के खिलाफ भी गुस्सा भरने लगता है। ट्रेविस अब रोजाना हथियार के साथ प्रैक्टिस करता है, अपनी बंदूकें छिपाने के नए तरीके निकालता है, खुद को तेज, सटीक और मिशन के लिए निकला आदमी समझने लगता है। घर में पुशअप, वेट और मार्शल आर्ट के मूव्स की कोशिश करता है। बाल बहुत छोटे कर लेता है ताकि अपने अंदर एक योद्धा को महसूस कर सके। उसका हर काम अब एक सैनिक जैसा है, लेकिन उसके दिमाग में एक खतरनाक कल्पना चल रही है कि वह शहर को अपनी तरह से साफ करेगा। एक शाम ट्रेविस उस लड़की आयरिस को फिर से देखता है। वह इस बार उसे रोकता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। आयरिस सिर्फ 12 साल की है और मजबूरी में एक पिम्प स्पोर्ट के लिए काम करती है। ट्रेविस उसे वापस साधारण जिंदगी में लाने की कोशिश करता है। अगले दिन वह आयरिस को ब्रेकफास्ट के लिए ले जाता है। वह उससे कहता है, तुम्हें यह सब छोड़ देना चाहिए। जिन लोगों के साथ तुम हो वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आयरिस उसे सुनती तो है, पर पूरी तरह विश्वास नहीं करती। वह कहती है कि स्पोर्ट मेरा बॉयफ्रेंड जैसा है और उसे प्रोटेक्ट करता है। ट्रेविस को ये सब सुनकर और गुस्सा आने लगता है। उसका दिमाग तय कर लेता है वह आयरिस को इस नरक से निकाल कर ही रहेगा। अब ट्रेविस 2 लोगों को निशाना बना चुका है। पहला, राजनीतिक उम्मीदवार पैलेंटाइन, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब नकली नेता है जो शहर को सुधारेंगे नहीं। दूसरा, आयरिस का पिम्प स्पोर्ट, क्योंकि वह एक छोटी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ट्रेविस के मन में अब यह तय हो चुका है कि वह खुद शहर की सफाई करेगा। ट्रेविस एक रैली में जाता है जहां पैलेंटाइन भाषण दे रहा होता है। वो अपनी बंदूक छिपाकर आगे बढ़ता है। सिक्योरिटी उसकी हरकतों से सतर्क हो जाती है। वे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। ट्रेविस समझ जाता है कि योजना यहाँ सफल नहीं होगी। वह तेजी से भाग जाता है, भीड़ में गायब हो जाता है। यह पल दिखाता है कि ट्रेविस अब कानून से भी बचकर खेलने लगा है। ट्रेविस अपने कमरे में बैठकर एक भयानक काम करता है। वह अपने माता पिता को एक पत्र लिखता है, बताता है कि वह ठीक है और एक लिफाफे में आयरिस के लिए $500 रख देता है। यह बहुत इमोशनल और खतरनाक सीन है। ऐसा लगता है जैसे ट्रेविस किसी अंतिम मिशन पर निकल रहा है। उसके शब्दों में ऐसा लगता है कि वह जानता है कि शायद वह वापस नहीं आएगा। ट्रेविस अब पूरी तरह तैयार है। वह आयरिस को मुक्त करने के लिए सपोर्ट के घर जाने की योजना बनाता है। बंदूकें भर चुका है, जेबों में हथियार छिपाए हैं, बाल छोटे कर लिए हैं, खुद को मानसिक रूप से युद्ध के लिए तैयार कर लिया है। अब वो हिंसा का फैसला कर चुका है और आने वाला हिस्सा फिल्म का सबसे तगड़ा और हिंसक है। ट्रेविस सपोर्ट को सड़क पर देखता है और सीधे उससे भिड़ता है। सपोर्ट ट्रेविस की बातों को हल्के में लेता है, लेकिन ट्रेविस के मन में तो पहले से ही तूफान चल रहा है। वह झगड़ा शुरू करता है और ताबड़तोड़ सपोर्ट को गोली मार देता है। यहीं से फिल्म एकदम हिंसक मोड़ पर चली जाती है। ट्रेविस उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है जहां आयरिस को रखा गया है। अंदर एक बाउंसर, एक दलाल और दूसरे लोग सब आयरिस पर नियंत्रण रखते हैं। ट्रेविस सभी पर हमला कर देता है। गोली, लड़ाई, खून, घर में अफरा तफरी मच जाती है। वह हर कीमत पर आयरिस को वहां से निकालना चाहता है। इस लड़ाई में वह खुद भी कई गोलियां खा लेता है, खून से लथपथ, लेकिन फिर भी लड़ता रहता है। इस क्रूर लड़ाई में ट्रेविस सपोर्ट, बाउंसर और दलाल तीनों को मार देता है। सीन बेहद हिंसक है, लेकिन यह दिखाता है कि ट्रेविस अब खुद को एक शहर की सफाई करने वाला आदमी समझ रहा है। लड़ाई खत्म होने के बाद ट्रेविस थका हुआ, खून से भरा हुआ सोफे पर गिर जाता है। वह अपनी बंदूक उठाता है और आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक खाली हो चुकी होती है। उसके हाथ की उंगलियां गन जैसा आकार बनाकर अपने सिर पर लगाना फिल्म का आइकॉनिक मोमेंट है। यह बताता है कि वह पूरी तरह टूट चुका है। पुलिस पहुंच जाती है। कितने ही गोलियां खाने के बावजूद ट्रेविस किसी तरह जीवित बच जाता है। मीडिया और अखबार ट्रेविस को आयरिस को बचाने वाला नायक बना देते हैं। लोग उसे एक हीरो मानने लगते हैं।
क्योंकि किसी भी अधिकारी ने आयरिस को कभी बचाने की कोशिश नहीं की थी। यह समाज की विडंबना दिखाने का तरीका है। एक मानसिक तौर पर टूट चुका आदमी ही रोशनी बनकर उभर आता है। स्पोर्ट की मौत और ट्रेविस के हमले के बाद आयरिस अपने माता पिता के पास वापस चली जाती है। वे ट्रेविस को एक पत्र लिखकर धन्यवाद करते हैं। कहते हैं कि आयरिस अब स्कूल जा रही है और ठीक है। ट्रेविस के अंदर एक अजीब सी शांति आती है। कुछ समय बाद ट्रेविस ठीक हो जाता है और फिर से टैक्सी चलाने लगता है। आखिरी सीन में वह शहर की सड़कों पर रात में ड्राइव कर रहा होता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह एक सामान्य ड्राइवर जैसा दिखता है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही बेचैनी है, जो संकेत देती है कि उसके अंदर का अंधेरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगली किस फिल्म के बारे में आप एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। कहानी को अब तक पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।